नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता पर ईरान को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन उसने ये दावा कर दिया है कि अमेरिका इस्राइल अब इस जंग से थक चुके हैं, मजबूर हो गए हैं और ट्रंप खुद की साख बचाने के लिए झूठी झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में शांति की मेज सजी हुई है। अब चीन भी खुलकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। इधर भारत में बीजेपी कांग्रेस के बीच भी बड़ी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के भाषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है और अब माफी की मांग कर रही है। इन सब खबरों पर बात करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन पहले देख लेते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ईरान का दावा, अमेरिका इस्राइल थक कर मांग रहे सीज फायर, ट्रंप बोल रहे झूठ। अमेरिका तैयार लेकिन ईरान बोला बातचीत के लिए हमारी कोई टीम नहीं पहुंची इस्लामाबाद। चीन ने की पाकिस्तान की तारीफ, इस्लामाबाद शांति वार्ता को दे रहे पूरा सपोर्ट। पीएम मोदी के राष्ट्रीय संबोधन के खिलाफ कांग्रेस का विशेषाधिकार हनन नोटिस। खड़गे ने पीएम मोदी को कहा आतंकवादी, बीजेपी ने की तुरंत माफी की मांग। शांति वार्ता के दूसरे दौर की तैयारियों के बीच ईरानी सेना ने दावा किया है कि इस्राइल और अमेरिका अब इस जंग से थक गए हैं और मजबूर होकर सीज फायर की मांग कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि उनकी सेना ने दुश्मनों को निराश और कमजोर कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप पर तीखा हमला भी बोला और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठी और भ्रामक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। लेकिन इस सख्त बयानबाजी के बीच एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ईरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अगली शांति वार्ता में हिस्सा लेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान शांति वार्ता में शामिल हो सकते हैं, चाहे आमने सामने या फिर वर्चुअली। इतना ही नहीं, अगर डील होती है तो ट्रंप उस समझौते पर साइन करने वालों में भी शामिल हो सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और बुधवार को ये अहम बैठक हो सकती है। इस अहम बातचीत से पहले माहौल बेहद गर्म है क्योंकि सीज फायर की डेडलाइन भी सिर पर है। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भी मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। खबरें तो हैं कि ट्रंप ने इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होने की तैयारी कर ली है, लेकिन ईरान को लेकर अब भी सस्पेंस है कि क्या वो इस बातचीत से दूर रहेगा या फिर इसमें शामिल होगा। ईरानी सरकारी चैनल स्टेट टीवी की तरफ से कहा गया है कि अब तक ईरान का कोई भी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं गया है। इसी बीच पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मुकद्दम का बयान आया है। रजा अमीरी मुकद्दम ने एक्स पर लिखा कि ये बात तो सब जानते हैं कि जिसके पास बड़ी सभ्यता है वो धमकी से डर कर और दबाव में बातचीत तो नहीं करेगा। ये एक अहम इस्लामी और धार्मिक सिद्धांत है। काश कि अमेरिका इस बात को समझ पाता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब सिर्फ जंग का खतरा नहीं बल्कि ठगी का नया खेल भी शुरू हो गया है। ग्रीस की समुद्री सुरक्षा कंपनी मारिस्क ने बड़ा खुलासा किया है कि कुछ अज्ञात लोग खुद को ईरानी अधिकारी बताकर शिपिंग कंपनियों को मैसेज भेज रहे हैं। इन मैसेज में कहा जा रहा है कि अगर हॉर्मुज से सुरक्षित निकलना है तो क्रिप्टो करेंसी में फीस दो। लेकिन मारिस्क ने साफ कह दिया है कि ये पूरी तरह स्कैम है और इसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक जहाज जिसने इन मैसेज के बाद रास्ता बदलने की कोशिश की वो गनफायर का शिकार हो गया। यानी ठगी का ये खेल अब जानलेवा भी बनता जा रहा है। उधर हालात पहले से ही खराब है। ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी के बीच सैकड़ों जहाज और करीब 20,000 नाविक खाड़ी में पीछे फंसे हुए हैं। ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही पीछे लौट पा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक ये हमला इतना बड़ा और असरदार था कि उन ठिकानों को फिर से निकालना या दोबारा खड़ा करना बहुत ज्यादा लंबा और मुश्किल काम हो जाएगा। ट्रंप ने इसके साथ ही अमेरिकी मीडिया पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने खास तौर पर CNN को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये चैनल और बाकी सारे भ्रष्ट मीडिया हमारे पायलट्स को उनका हक का क्रेडिट नहीं देते। ट्रंप ने कहा कि ये मीडिया हमेशा अमेरिकी सेना के पराक्रम को छोटा दिखाने की कोशिश करता है और उन्होंने ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म को लूजर तक कह दिया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अब तो चीन भी पाकिस्तान की खुलकर तारीफ कर रहा है। इस्लामाबाद में होने वाली ईरान जंग की दूसरे दौर की शांति वार्ता पर चीन ने कहा है कि उसे पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है और वो अमेरिका ईरान शांति वार्ता में उसकी भूमिका का फुल सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान के डिप्टी PM इसहाक डार ने चीन के राजदूत जियांग जेडोंग से मुलाकात की। इस मीटिंग में क्षेत्र के हालात और खास तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी पर चर्चा हुई। चीन ने पाकिस्तान की कोशिशों की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि इस्लामाबाद लगातार दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है और ये कदम सिर्फ क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति की उम्मीद है।
आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अब सऊदी अरब से बड़ी राहत मिली है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि 20 अप्रैल को सऊदी अरब के वित्त मंत्रालय से $1 अरब सीधे उसके खाते में आए हैं। ये रकम उस बड़े समझौते का हिस्सा है जिसमें सऊदी अरब ने कुल $3 अरब देने का वादा किया था। इससे पहले 15 अप्रैल को $2 अरब की पहली किश्त भी पाकिस्तान को मिल चुकी है, यानी अब तक पूरे $3 अरब पाकिस्तान को मिल गए हैं। असल में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी दबाव चल रहा था। डॉलर की कमी से इकोनॉमी हिलने लगी थी। ऐसे में सऊदी की ये मदद पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन बनकर आई है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए अपनी $5 अरब की जमा सुविधा को 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया है और अलग से $3 अरब देने का भी भरोसा दिया है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। हंगरी के नए पीएम की चेतावनी, नेतन्याहू इधर आए तो होंगे गिरफ्तार। आईईए ने दी चेतावनी, दुनिया पर मंडरा रहा सबसे बड़ा ऊर्जा संकट। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस का विशेषाधिकार हनन नोटिस। खेड़ा केस में हाईकोर्ट की असम सरकार को फटकार। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मग्यार ने कहा है कि अगर इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बुडापेस्ट आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। नए पीएम मग्यार का मानना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि हंगरी अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत के नियमों को ही मानेगा। इससे पहले हंगरी के पुराने पीएम नेतन्याहू के काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे। पुरानी सरकार तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत से बाहर निकलने तक की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन अब सत्ता बदलते ही हंगरी ने अपनी पुरानी दोस्ती को किनारे रख दिया है। नेतन्याहू पर गजा जंग के दौरान युद्ध अपराधों में शामिल होने का आरोप है। अब अगर वो हंगरी की जमीन पर कदम रखते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख फातेह बिरोल ने चेतावनी दी है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच चल रहे टकराव अब दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट बनता जा रहा है। बिरोल के मुताबिक ये संकट इतना बड़ा है कि 1973, 1979 और 2022 के तेल संकट भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। उधर रशिया यूक्रेन वॉर का असर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब पश्चिम एशिया की जंग ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। यूरोप पहले ही रूसी गैस कटने से जूझ रहा है और अब नया संकट सिर पर खड़ा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि आईईए को अपने भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करना पड़ा है ताकि कीमतों को काबू में रखा जा सके। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। ये नोटिस सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा गया है। आरोप है कि 18 अप्रैल को दिए गए अपने राष्ट्रीय संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों की नीयत पर सवाल उठाए और उनके वोटिंग पैटर्न पर टिप्पणी भी की जो संसद की गरिमा के खिलाफ है। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब सरकार का संविधान 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इस बिल में महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन 2/3 बहुमत न मिलने से ये गिर गया। इसके अगले ही दिन पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया जिसमें विपक्ष पर जमकर आरोप लगाए गए। कांग्रेस का कहना है कि सांसद अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहे थे, उन पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी हमला बोलते हुए कहा कि पीएम का ये भाषण देश को जोड़ने की बजाय राजनीतिक प्रचार बन गया और इसमें कांग्रेस पर दर्जनों बार निशाना साधा गया। इससे पहले 700 से ज्यादा जानी मानी हस्तियां भी पीएम के इस भाषण पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भेज चुकी हैं। अब सबकी नजरें स्पीकर के फैसले पर हैं कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होगी। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया। चेन्नई में चुनावी रैली के दौरान खड़गे ने कहा कि एआईएडीएमके कैसे मोदी के साथ जुड़ सकती है, वो आतंकवादी हैं। उनकी पार्टी बराबरी और न्याय में विश्वास नहीं करती। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर ये लोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस बयान के बाद सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया है। बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि खड़गे अब पीएम मोदी से माफी मांगे। पवन खेड़ा मामले में आज गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट का सख्त रुख देखने के लिए मिला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को जमकर फटकार लगाई। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए थे। सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा
कि नोटिस के बावजूद सीएम की तरफ से विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। कोर्ट ने इस दौरान सरकार की तैयारी पर भी सवाल उठाए और कहा कि कम से कम जवाब तो दाखिल करना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल की गैर मौजूदगी पर भी बेंच ने नाराजगी जताई। अब कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को तय की गई है। ओडिशा में करीब 9,80,000 वोटरों के नाम चुनावी लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जिस पर अब बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से राज्य में हड़कंप मच गया है। कई लोगों ने शिकायत की है कि वे जिंदा हैं, फिर भी उनका नाम कट गया। आरोप है कि अफसरों ने बिना घर आए ही नाम लिस्ट से हटा दिए। अब चुनाव आयोग ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आयोग ने आदेश दिया है कि अब हर घर जाकर दोबारा से वेरिफिकेशन होगा। बिना नोटिस और पक्की जांच के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। करीब 2 लाख नए आवेदनों को भी अभी जांच के लिए रोक दिया गया है। अफसरों से कहा गया है कि वो हर एक नाम की बारीकी से जांच करें। अगर किसी की मौत हुई है तो परिवार से पहले पूछना जरूरी है। फर्जी नामों को हटाने के चक्कर में असली वोटर छूट ना जाए, इसका ध्यान रखना होगा। इस पूरी प्रक्रिया से आम जनता में काफी उलझन है और चिंता बनी हुई है। अब देखना होगा कि सुधार के बाद लिस्ट में आखिर कितने नाम वापस जुड़ पाते हैं। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 8 बजे फिर से हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के अपडेट्स के साथ। लेकिन हमारे वीडियोस आपको वक्त पर तभी मिलेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेंगे। इसके साथ ही आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए मेंबरशिप बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो वीडियो देखिए, खबरें पढ़िए और हमारा साथ दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.